इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, तो मैंने हाइड्रोजन लाइक एटम्स लिया था 1H1। ठीक, चलो, तो क्या नाम है आपका? असलम। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाँ, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कोई बताओ। जीरो। ठीक है, जीरो होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके पूरी डायरेक्शन क्या आएगी? करंट आएगी। ये घूम रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता था उसको हम क्या बोलते थे? टाइम पीरियड। अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। ओके, फिर यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से इक्विवेलेंट करंट क्या है? इक्विवेलेंट करंट, फ्लो रेट ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? करंट। यहाँ पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई r अपॉन में v। तो क्या आ गया? ई वी अपॉन में 2 पाई r। ये क्या आ गया? इक्विवेलेंट करंट आ गया। अब जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका कुछ रेडियस है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिलेगा? सेंटर पे एक मैग्नेटिक सेंटर पे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ाया था, और एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे लिखते थे? आई वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आई इंटू ए। एरिया ऑफ द सर्कुलर ग्रुप क्या है? पाई आर स्क्वायर। करंट आपको पता है ई वी अपॉन में 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या आया था? ई वी आर अपॉन में क्या आया था? 2। ये आया था क्या? मैग्नेटिक मोमेंट हाफ ई वी आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आया था। डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में भी हमने रिलेशन निकाला था। सर्कुलर मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था, क्या आता था? एम वी आर। ठीक है, एम वी आर। और आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता है, हाफ ई वी आर। दोनों को डिवाइड किया तो क्या था? ये स्मॉल एम है, मास है, ये कैपिटल है। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू वी आर से वी आर कैंसिल, एम अपॉन 2m अपॉन में, या यूं कहें एम अपॉन में एल इक्वल टू ई अपॉन में 2m, या यूं कहें मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू ई अपॉन में 2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने बोला सर सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था आई इंटू ओमेगा। एल की जगह पे क्या रख दिया मैंने? आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर, स्फीयर, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, डिस्क, रिंग, क्वेश्चन सारे कर लिए। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के दो तरीके के मोशन होते हैं। एक तो सर्कुलर मोशन खुद कर ही रहा है, एक स्पिन भी करता है। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके का मोशन करता है। पहला क्या होगा? सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या होगा? यहाँ पे स्पिन। स्पिन ही तो करता है। ओके, तो सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक मोमेंट बताते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, स्पिन की वजह से। ये हमारा कहाँ पे हम डील करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए सोडिंगर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ऐसा जानो, स्पिन क्वांटम नंबर और सर्कुलर मोशन की वजह से भी, स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरीके के इसके मोशन होते हैं, स्पिन, एक तो स्पिन कर रहा है ना स्पिन, ओके, और एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। ओके, ठीक। अब दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन है स्पिन। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसमें क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब दो ही पॉसिबिलिटी। अब एटम्स में इलेक्ट्रॉन है। अब जो भी एटम्स है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है या तो पेयर्ड होंगे, या तो एटम्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, या सभी एटम्स का, मतलब ईच एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा, या तो जीरो नहीं आएगा। यही होगा अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस प्लस। ठीक है, तो सभी एटम का जो
मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, जीरो है। अब दो ही पॉसिबिलिटी, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। या तो सभी एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होंगे या तो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। पहला क्या, ईच एटम है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ईच एटम है नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, जब सभी एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, अब ऐसा तो है नहीं मटेरियल एक एटम से बनता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, अब कोई मटेरियल ले लिया, ऐसा मटेरियल जिसमें सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, जीरो, एवरी एटम, ईच एटम, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें सभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना हो। ठीक है, उनमें जितने भी एटम, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, भाई कोई भी मटेरियल बनाओ, मान एक मटेरियल बनाना, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल बना, इसमें बोल रहा है जितने भी एटम्स हैं, सभी एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। जब सभी एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, तो ओवरऑल भी क्या आया, जीरो आएगा। ईच एटम है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, तो ओवरऑल भी जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, यहाँ पे बोला ईच एटम है नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये जो मटेरियल बना है, इसमें जितने भी एटम है सभी के पास नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट क्यों है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब उसको कैंसिल आउट करने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो क्या होते हैं, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, मान लो ऐसे रेंडमली ये डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड है। तो ड्यू टू रेंडम ओरिएंटेशन इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है। ईच एटम के पास है, सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब सम करेंगे वेक्टर सम, तो कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई लेफ्ट है कोई राइट है, सम करेंगे तो जब नेट जीरो आ जाए, यहाँ पे भी नेट जीरो होता है, तो यहाँ पे ईच एटम का जीरो है, तो हेंस ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, बहुत ही ध्यान से समझना, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। ठीक है, समझ में आ रही है, क्यों हुआ नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम करेंगे पूरा जीरो है। यहाँ पे सभी, और ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, नोट डाउन करिए फटाफट। सर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जब ओवरऑल निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या आएगा, जीरो। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में सभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। जब सभी एटम का जीरो है, तो ओवरऑल भी जीरो है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, लेकिन सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्यों जीरो है, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। रैंडम ओरिएंटेशन का मतलब वेक्टर समेशन करेंगे, वेक्टर में क्या लिखते हो, डायरेक्शन में तो लिखते हो, कोई अपवर्ड है कोई डाउनवर्ड है कोई लेफ्ट कोई राइट है, सभी को समझे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है। अब एक सब्सटेंस और होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही है, बस उसमें क्या होता है, डोमेन्स बने होते हैं, क्या बने होते हैं, पॉकेट्स। ठीक है, थर्ड लिखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
ये भी एक तरीके का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बस इसमें क्या होता है, डोमेन्स बने होते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें भी सभी एटम्स का पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, पॉकेट्स, ठीक है। पॉकेट्स है, डोमेन्स, ये हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स या पॉकेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। ये बताएंगे कैसे हो रहा है, डोमेन्स एंड पॉकेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। तो सभी की डायरेक्शन में बनेंगे, ठीक। इसमें भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। तो आपने देखा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीनों ही सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। हाँ, डायामैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है, सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होता है और नेट भी जीरो होता है। पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। तो लिखो यहाँ पे, पहला लिखो डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया हमने, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, साथ साथ आप लोग भी लिखते ही रहिए, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी एटम है, सभी एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, जीरो। ईच एटम है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो। थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। अब इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड में हमने, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सब्सटेंस को जब हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, फील्ड लाइन को रिपेल करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ इस तरीके से अलाइन करेगा अपने आप को ताकि ये फील्ड को क्या करे, रिपेल करे। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस मटेरियल के अंदर से नहीं जाती, वो इसके बाहर से चली जाती है, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, ये रिपेल करता है, कुछ इस तरीके से अलाइन करता है डाइपोल्स को और ये रिपेल करता है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या शो करता है, वीक रिपल्सन, वीक रिपल्सन, ये वर्ड बहुत ही काम का है, इसको याद रखना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये क्या शो करेगा, वीक रिपल्सन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, ठीक है। या यूं कहें, मैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से किधर जाएगा, वीकर फील्ड, क्योंकि रिपल्सन कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है, तो किधर जाएगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीकर फील्ड, ठीक है। समझ में आया डायमैग्नेटिक, ओके। ईच एटम है जीरो और नेट हीट का जीरो होता है, ये वीक रिपल्सन करता है। इसमें लिख लो, एक लाइन में लिख लो, व्हेन diamagnetic substance, when diamagnetic substance is placed in external magnetic field, in external magnetic field, in external magnetic field, then feebly मतलब बहुत ही वीकली, वीक रिपल्सन लिखो, feebly का मतलब वीक, feebly magnetized from
ऐसे लिखो, फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मैग्नेटिक। क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे कैसे पता चले किधर स्ट्रॉन्ग है किधर वीक है? ऐसे दिख रहा है डायरेक्टली है सर, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होगा। अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो किधर से किधर मूव करता है? रिपेल कर रहा है ना, वीक रिपल्सन, रिपल्सन करेगा तो किधर से किधर जाएगा? स्ट्रॉन्गर टू। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऐसे कर, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस have tendency to move from stronger to weaker magnetic field। वीक रिपल्सन क्या है? स्ट्रॉन्गर से ये वीकर की तरफ जाएगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं और मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। किधर की तरफ रिपेल करेगा? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किधर किधर की तरफ मूव करेगा? फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए मान लो, ठीक है, बाउल शेप का आपने कोई बाउल शेप का यूटेंसिल्स लिया, आपने उसमें क्या भर दिया? डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक लिक्विड फिल कर दिया। कैसा है? डायमैग्नेटिक लिक्विड, डायमैग्नेटिक लिक्विड। ठीक है, बाउल लिया और उसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड से फिल कर दिया। अब इस बाउल के आसपास आपने मैग्नेट को लेके आया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैग्नेट लेके आओ, मैंने बोला ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई होता? पोल के पास। यहाँ पे सारी फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ होगा? पोल के पास। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? रिपेल होगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू। ये रिपेल करेगा ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो कैसा प्रोफाइल बने? कुछ इस तरीके से प्रोफाइल बने। ये लिक्विड का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बने। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। रिपेल कर रहा है तो कुछ ऐसे मान लो। ठीक है, समझ आया? ये रिपेल कर रहा है ना मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता है? अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, ये साउथ पोल। अब ये कुछ ऐसा दिखे, समझ पा रहे हैं? ये कुछ ऐसा दिखेगा। बीकर में डायमैग्नेटिक लिक्विड था, ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है। ओके, अब आपने यहाँ पे मैग्नेट लगाया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन है क्या? ये यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। अब दूर है ना पोल से, तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन कम होगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इधर से इधर मूव करता है, स्ट्रॉन्ग रीजन टू। ठीक है, समझ में प्रोफाइल कैसे बना? ठीक है, एक केसेस में और ले सकते हैं। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने लेके आया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने रख दिया। एक ऐसा सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या करता था? फील्ड लाइन को रिपेल करेगा। अब फील्ड लाइन जो ऐसे दिखे वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, ये रिपेल करते हो जाएगी। एक भी फील्ड लाइन इस मेटल के अंदर से नहीं जाएगा, सारी की सारी फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, फिर ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है फील्ड लाइन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। सॉरी, फील्ड लाइन सीधे जा रहा था, हमने वहां पे क्या लगा दिया? क्या रख दिया उस फील्ड में?
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, वीक रिपल्सन आपको पता, ये क्या प्रोवाइड करेगा, वीक रिपल्सन। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मेटल के अंदर से नहीं जाएगी, ठीक है। एक केस और देख लेते हैं, ये सब केस आपको बनाने हैं। चलो, अब एक यू ट्यूब लिया, ठीक है, यू शेप ट्यूब लिया। अब इस यू शेप्ड ट्यूब में आपने डायामैग्नेटिक, बातें नहीं बिल्कुल भी, आपने क्या किया, डायामैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया। इस यूट्यूब में आपने डायामैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मैग्नेट लगाऊंगा, बताओ क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये डायमैग्नेटिक लिक्विड को रिपेल करेगा क्या, तो ये जो लेवल है डाउन की तरफ रिपेल करेगा, डाउन की तरफ जाएगा, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे डाउनवर्ड गया, इधर लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इधर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, समझ पा रहे हो, इधर आपका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझिए। तो डायमैग्नेटिक लिक्विड क्या करता है, स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन टू वीकर फील्ड रीजन की तरफ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि भाई वीक रिपल्शन वो करता है, और जहाँ पे मैग्नेट लगा आपने, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ जाना, यहाँ तो करना है ना, समझ गए कि नहीं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बताओ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हीलियम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्या नियॉन, हाँ, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, क्या वाटर, यस सर, ये भी डायमैग्नेटिक, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी से आप लोग निकालते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पाई स्टार सिग्मा वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है, बिस्मथ, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या शो करता है, वीक अट्रैक्शन। जब आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा तो वहां मैंने लिखा था कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हाँ, लिख लो बगल में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैरामैग्नेटिक के पास वीक अट्रैक्शन, पैरामैग्नेटिक के पास लिखो वीक अट्रैक्शन, हाँ ऊपर, ये हाँ यहाँ वीक अट्रैक्शन, ओके। डायमैग्नेटिक मटेरियल फिर से सुनो, डायमैग्नेटिक मटेरियल वीक रिपल्सन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक अट्रैक्शन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है, ये याद रखना। चलो, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म में देखो वेन है, लिखो वेन ए पैरामैग्नेटिक, when a paramagnetic substance is placed in external magnetic field, magnetic field, it is it is feebly magnetized, magnetized in the direction of, in the direction of magnetic field, feebly मतलब बहुत ही कमजोर, ठीक है, in the direction of magnetic field, ठीक है। जब आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता था, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है,
तो इसमें जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम ओरिएंटेशन होती है, रैंडमली ओरिएंटेड। कुछ इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अब आपने क्या किया, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये क्या रहा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस मोमेंट को, इस जो कपल्स है इनको क्या करता है, ये डाइपोल्स है, मैग्नेटिक डाइपोल्स, इनको अलाइन करने की कोशिश करता है अपनी डायरेक्शन में। फुल्ली अलाइन नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से इनको अलाइन नहीं कर पाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, जब ये अलाइन करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, फील्ड ट्राई टू अलाइन द डाइपोल, है ना। ये अलाइन करेगा किस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपनी ही डायरेक्शन में इस डाइपोल को क्या करना चाहेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। फुली अलाइन नहीं कर पाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा क्या। अब देखो लगभग लगभग ये सब सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक, कंप्लीटली अलाइन नहीं हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में सारे हो। ठीक है, तो इस मटेरियल को हमने क्या बोला, पैरामैग्नेटिक। तो इस क्या शो कर रहा है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है, वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बोल सकता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता था उसका सभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, नॉन जीरो। मतलब ईच एटम, ऐसे लिख लो नीचे, ईच एटम है सम मैग्नेटिक मोमेंट, सम मैग्नेटिक मोमेंट। ये बातें आपको बार बार इसलिए लिखवाई जाए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था जी, चलो देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस have tendency to move from stronger to weaker to stronger magnetic field region। एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जिस ऐसा एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कैसे, जैसे मान लो क्या बोलूंगा यहाँ पे, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम और हम्म, अ, बताइए, कॉपर क्लोराइड बोल दो, कॉपर क्लोराइड। और कुछ याद आ रहा है आपको, ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब वही वो सिमिलर तीनों केस वो बाउल्स लेते हैं, उसमें पैरामैग्नेटिक लिक्विड को फिल करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे वो उनका मेनिस्कस किस तरीके से चेंज होता है। ये नोट डाउन हो गया। इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, पैरामैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिज्म तो उसमें भी है, डायमैग्नेटिज्म यूनिवर्सल है, वो सभी एटम्स में, सभी मॉलिक्यूल्स में होता है। बस कुछ एटम्स या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म डोमिनेट कर जाता है, तो इसलिए हम वहां पे। ठीक है, हो गया। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखेगा क्या। ठीक है, अभी क्या होगा, दूर भाग गया था डायमैग्नेटिज्म के केस में, अभी अट्रैक्ट हो रहा है तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो जैसे ही आपने मैग्नेट लगाया यहाँ पे तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो अट्रैक्शन हुआ, ये लिक्विड को इस तरफ अट्रैक्ट किया, इसने इस तरफ अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिप्रेशन बन गई।
अब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दूं, ये क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या शो करता था, वीक अट्रैक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो फील्ड लाइन यहाँ पे अप्लाई करोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे आएगी। ठीक, इसमें क्या होता है, मटेरियल के अंदर से फील्ड लाइन जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। समझ में आ रही है बात, ओके। ये यू ट्यूब है। ठीक है, इसमें आपने पैरामैग्नेटिक लिक्विड को फिल कर दिया। पैरामैग्नेटिक लिक्विड को आपने फिल कर दिया। इसको क्या बोलते थे इस आर्म को, लिम्ब बोलते थे, याद आ रहा है ना, राइट लिम्ब लेफ्ट लिम्ब, ओके। इसको मान लो मैंने बोल दिया राइट लिम्ब, ये क्या है लेफ्ट लिम्ब। अब इस पैरामैग्नेटिक लिक्विड के पास मैंने मैग्नेट लेके आया, तो बताओ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। तो ये जो लेवल होगा इधर ऊपर की तरफ जाएगा, क्या अट्रैक्ट कर रहा है ना, और इधर से ये down। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल राइज होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ से लेवल डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया, तो इतना लेवल इंक्रीज हो गया, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल टू द फील्ड। ठीक है, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता है, फील्ड, ये वीक अट्रैक्शन शो करता है, तो अट्रैक्ट होगा ना मैग्नेट से। जब मैग्नेट से ये लिक्विड अट्रैक्ट होना चाहेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो बता रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ, नहीं एक्चुअली ये यूट्यूब बहुत ही ऐसा नहीं कितना बड़ा उसमें क्या होता है, डायमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, वहां पे मैनेज का कोई रोल नहीं, बस हम क्या करते हैं ऐसे लेके आए। इनिशियली हमने क्या बोला था, पैरामैग्नेटिक लिक्विड, उसके पास हमने मैग्नेटिक मैग्नेट को लेके आया, तो क्या करता है अट्रैक्ट होता है, तो मैग्नेट के ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी, रियली कहाँ पे ये लेवल का इनिशियल फाइनल ये हो गया। ठीक है, फाइनल, यहाँ पे ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। ओके, तो बन गया है तीनों। फेरोमैग्नेटिक, थर्ड देखिए फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, लिखो व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस is placed in magnetic field in external placed is placed in external magnetic field, then it is strongly magnetized magnetized in the direction of field, in the direction of field। ठीक है, अब एक हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ईच एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ईच एटम है सब मैग्नेटिक मोमेंट, सब मैग्नेटिक मोमेंट। चलो
इधर ध्यान। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें डाइपोल्स अलाइंड होते हैं इन द फॉर्म, और किसमें अलाइंड होते हैं सर, डोमेन्स में। इसमें बस क्या बने होते हैं, डोमेन्स द पॉकेट। ठीक है, समझ आया। इसमें जो डाइपोल्स हैं, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो डोमेन्स में अलाइंड होते हैं। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में बस ये सिंपल है, इसमें डोमेन्स बने होते हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल क्या करेगा, अपनी ही डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेगा, अपनी डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, घुमाना चाहिए। ठीक है, तो जब ये घुमाता है स्ट्रांगली तो सारे ही इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी सारे ही डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और ये अलाइन कैसे होंगे, ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग मतलब आपने एक को रोटेट किया, इस एक ने सामने वाले को रोटेट किया, सामने वाले ने अपने सामने वाले को रोटेट किया। आपने देखा होगा एक छोटा सा ब्लॉक को गिराते फिर वो बड़ी सी ब्लॉक को, है ना, वीडियो देखा होगा ना, थोड़ा स्मॉल स्मॉल स्टेप पे क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा सा ऐसा देखा कि नहीं वो वीडियो, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड्स वगैरह नहीं, एक तो बड़ी सी ब्लॉक में गिराते हो, एक छोटा सा ब्लॉक ऐसे गिरता रहता है, ठीक है ना, बड़ी सी ब्लॉक को फिर वो, हाँ? तो वैसे ये भी एक्सचेंज कपलिंग होती है। एक्सचेंज कपलिंग मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने इस डाइपोल क्या किया, अलाइन किया, इस डाइपोल ने अपने आगे वाले को अलाइन किया, उसके आगे वाले ने अपने आगे वाले, ऐसे। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हो, लाइन लगी हुई, एक पीछे वाले ने धक्का दिया, सब, है ना, साइकिल स्टैंड में एक साइकिल गिरा, सारी साइकिल गिर जाए, तो क्या यही उसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। एक का एक अलाइन हुआ तो उसने अलाइन हुआ, उसने अपने आगे वाले को भी अलाइन किया, उसने अपने आगे वाले को भी अलाइन किया, तो अलाइन होता है क्यों, ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग। चलो देखो, तो अलाइन होकर सभी के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। तो लिख लो यहाँ पे ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग, ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग, कपल्स का मतलब क्या होता है, टॉक, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग ऑल द डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जितने भी डाइपोल्स हैं वो क्या होंगे, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखेगा क्या, वो सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसी फील्ड की डायरेक्शन में वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रांगली आपने पढ़ा था ना, इंड्यूस्ड और इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग चार्ज होता था, इंड्यूस्ड चार्ज होता था। इंडक्शन में मैंने जो पढ़ा था चार्जिंग मेथड, इंड्यूस करने वाला एक, इंड्यूस जो हुआ। ठीक है, इंड्यूसिंग जो इंड्यूस कर रहा है और इंड्यूस जो इंड्यूस हुआ। तो मैग्नेटाइज करने के लिए कौन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड कौन सा है, मैग्नेटाइजिंग। ये मैग्नेटाइज कर रहा है इसको, ये है मैग्नेटाइज, ये हुआ है मैग्नेटाइज। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये फील्ड से फील्ड इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो फील्ड लाइन उसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी, सारी की सारी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मान, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फील्ड लाइन इधर की तरफ से जा रही है, तो फील्ड लाइन सारी की सारी किसके अंदर से आना चाहेंगे, ऐसे। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से सारी की सारी फील्ड लाइन चली जाएगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से फील्ड लाइन करेगा। यहाँ पे भी डायमैग्नेटिज्म है, लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी डोमिनेट हो गई, फेरोमैग्नेटिज्म वाली, इसलिए हम फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है? तो लिख लो नोट करके, डायामैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल
property, that is, it is present in all substance. It is present in all the substance. अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या क्या ये बताओ? आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड एलॉय, है ना? एलॉय, कौन सा एलॉय होगा? सारे एलॉय नहीं, एल निको, ये एक एलॉय है, ठीक है? एलॉय, देखो ये बहुत ही आसान है याद करना। ये एलॉय किससे बना है? एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है? ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन, कोबाल्ट, निकल। कल मैं यहाँ पे आपको सिमुलेशन में दिखाऊंगा कैसे वो अट्रैक्ट हुआ है, कैसे रिपेल हो रहा है, सारे केसेस करने।